हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो विंग के साथ वो सब बहुत हार्डली कर रहा था। उनके इंटीमेट सेशन सुबह के 5 बजे तक चलते हैं। एक लंबा एक्सरसाइज के बाद वांग जी गहरी नींद में सो जाता है। वांग जी अब भी विंग के अंदर ही था। उसने अभी तक विंग को खुद से दूर नहीं किया था। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में ऐसे रखा था जैसे कहीं विंग उसे छोड़कर भाग न जाए। वांग जी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन विंग के आंखों में नींद की जगह पेन था। विंग की आंखों से आंसू टपक रहे थे। विंग कांपते हुए अपने हाथों से अपने ऊपर और वांगजी के ऊपर ब्लैंकेट कर देता है। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद विंग अपने आंसुओं को पोंछता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वो भी बहुत थका हुआ था। वो इतना थक चुका था कि वो अपने ऊपर से वांगजी को भी अलग नहीं कर सकता था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब वांगजी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर अकेला पाता है। वे वांगजी के साथ बेड पर नहीं था। वांगजी गुस्से से कहता है, ये मुझे बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं ये बाथरूम में तो नहीं गया? ये सोचकर वांगजी अपने जगह से उठता है और बाथरूम को डोर ओपन करके देखता है, लेकिन विंग वहाँ नहीं था। लेकिन बाथरूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी शावर लिया हो। इसका मतलब विंग मुझसे पहले उठ चुका था और शावर लेने के बाद वो यहाँ से चला गया। ये सोचकर वांग जी सीधा आकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और रात में जो भी हुआ वो उसके माइंड में चलने लगता है। काफ़ी देर शावर के नीचे ऐसे ही खड़े रहने के बाद वांग जी खुद फ्रेश हो जाता है। शावर लेने के बाद वांग जी ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वांग जी नीचे आता है। वो सीधा किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, क्योंकि उसने 1 महीने के लिए सारे नौकर को छुट्टी दे चुका था। लेकिन तभी वांग जी की नज़र ब्रेकफास्ट टेबल पर जाती है। वांग जी देखता है किसी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। ये देखकर वांग जी हैरान था। वांग जी को पता है वो ब्रेकफास्ट सर्वेंट ने नहीं बनाए होंगे, क्योंकि सर्वेंट को वो 1 महीने के लिए छुट्टी दे चुका था। इसका मतलब ये ब्रेकफास्ट विंग ने बनाया है उसके लिए। ये सोचकर वांग जी एक गहरी सांस लेता है। अब वांग जी को विंग की याद आ रही थी। वांग जी सीधा किचन से डाइनिंग एरिया में आता है। वांग जी जब ब्रेकफास्ट देखता है तो उसके नीचे एक लेटर पड़ी थी। वांग जी उस लेटर को देखकर अपने हाथों में लेता है और उसे ओपन करके पढ़ने लगता है। मिस्टर लैन, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। आप मेरी फिक्र मत करना। मैं रात को अपने टाइम पर आपके मेंशन आ जाऊंगा। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मैं पूरे दिन क्या करूंगा आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी उस लेटर को पढ़ने के बाद वांग जी उस लेटर को अपनी मुट्ठियों में मसल देता है। अब वो अपनी जगह पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस निकल जाता है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने कैबिन में बैठकर विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो जब से विंग से मिला है तब से उसका ध्यान किसी भी काम पर नहीं थी।
वांग जी अपने ख्यालों में इतना खो चुका था कि उसकी ऑफिस का डोर कब से कोई नॉक कर रहा था, लेकिन वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वांग जी को काफ़ी देर से डोर नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है तो देखता है डोर पर उसका असिस्टेंट खड़ा था। वांग जी उसे अंदर आने को इशारा करता है। वांग जी का असिस्टेंट अंदर आता है। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सर, आज रात को न्यू प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है। अपने असिस्टेंट के पास रुककर वांग जी को याद आता है उसे तो एक प्रोजेक्ट के सिलसिला में किसी दूसरे कंट्री जाना है। वांग जी अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहता है, मेरे जाने की तैयारियां करो। वांग जी के बात सुनने के बाद वांग जी के असिस्टेंट ओके सर कहकर उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है। अब वांग जी की नज़र उसके फ़ोन पर जाती है। वांग जी अपने फ़ोन को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मुझे तो 2-4 दिनों के लिए यूएस जाना है। मैं विंग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इसका मतलब उसे मेरे साथ जाना होगा। अगर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो अपने लिए किसी और पर्सन को ढूंढ लेगा। नहीं नहीं, मैं उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर वांग जी विंग को कॉल कर देता है। विंग इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठा था। विंग अपने हाथों से अपने ग्रैंडमदर को सूप पिला रहा था और उनसे बातें कर रहा था। विंग के साथ बातें करने के बाद ग्रैंडमदर को बहुत अच्छा फील होता है। विंग अपनी ग्रैंडमदर को जब भी स्माइल करते हुए देखता है तो उसके सारे दर्द यूं ही खत्म हो जाते हैं। विंग अपने मन में सोचता है, मुझे ग्रैंडमदर के लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। मैं अपनी ग्रैंडमदर की खुशी के लिए मैं हर दर्द बर्दाश्त करने को रेडी हूँ। लेकिन तभी विंग के फ़ोन बजने लगता है। विंग अपने फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें वांग जी का नंबर शो हो रहा था। विंग अपनी ग्रैंडमदर की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंडमदर, आप इस सूप को जल्द से जल्द ख़त्म करें, तब तक मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर विंग अपना फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। विंग जैसे ही अपने फ़ोन को अपने कानों के पास रखता है तभी उधर से वांग जी की डार्क वॉइस सुनाई देती है। आज रात के लिए हम दोनों कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, सो रेडी रहना। वांग जी की आवाज़ और उसकी कही हुई बात सुनकर विंग बहुत शॉक हो चुका था। क्या, आउट ऑफ कंट्री, वो भी कुछ दिनों के लिए? मिस्टर लैन, ये आप क्या कह रहे हो? विंग की बात सुनकर वांग जी थोड़ा रूड टोन में कहता है, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक नहीं है। मैं 5 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रहे हो। विंग वांग जी की बात सुनकर कहता है, मिस्टर लैंग, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। हम सिर्फ नाइट को ही मिल सकते हैं। मेरा भी अपना पर्सनल लाइफ है। मैं हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता। विंग की बात सुनकर वांग जी फिर से कहता है, तुम्हें इन 5 दिनों के लिए डबल अमाउंट मिलेंगे। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। विंग सोचने पर मजबूर हो जाता है। विंग एक बार अपनी ग्रैंडमदर को देखता है जो सूप पी रहे थे। विंग अपने ग्रैंडमदर के लिए इलाज के लिए जितना पैसा लगाए उतना कम पड़ने वाला था। उसे अपनी ग्रैंडमदर के इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने थे। कुछ देर सोचने के बाद विंग एक गहरी सांस लेकर कहता है,
ओके मिस्टर लैंग, मैं रेडी हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग से कहता है, शाम को फ्लाइट है तो तुम टाइम पर लैंड मेंशन पहुंच जाना। ये बोलकर वांग जी कॉल को काट देता है। अब विंग इरिटेट हो चुका था। वो अपनी ग्रैंडमदर को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे ये सब करना ही होगा। ये सोचकर विंग अपनी ग्रैंडमदर के पास आकर बैठ जाता है। विंग के फेस पर हल्की सी उदासी थी, जिसे देखकर ग्रैंडमदर विंग से पूछती है उसे क्या हुआ है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? क्या उसके बॉस का कॉल था? विंग अपनी ग्रैंडमदर की बात सुनकर कहता है, दरअसल ग्रैंडमदर, मेरी कंपनी से फ़ोन था। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए 5 दिनों के लिए यूएस जाना होगा। ग्रैंडमदर, मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता। अगर मैं चला गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? विंग की बात सुनकर ग्रैंडमदर कहती हैं, विंग, तुम्हें जाना चाहिए। अपनी ग्रैंडमदर की बात सुनकर विंग कहता है, पर ग्रैंडमदर, मैं आपको अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता। ग्रैंडमदर विंग की बात सुनकर स्माइल करते हुए विंग के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अपनी ग्रैंडमदर की बात सुनकर विंग एक सैड स्माइल करता है। अब हमें शाम का वक्त दिखाते हैं। विंग अपना बैग अच्छे से रेडी कर चुका था। विंग सीधा लैंड मेंशन आता है। विंग जब लैंड मेंशन आता है तो देखता है वांग जी रेडी होकर बैठा था। वो उसी का आने का वेट कर रहा था। वहीं वांग जी लिविंग एरिया में काउच पर बैठकर विंग के आने का वेट कर रहा था। वांग जी अपने पैर पर एक पैर ऊपर करके बैठा था। वो अपने फोन में कुछ देख रहा था। ये देखकर विंग वांग जी का अटेंशन पाने के लिए विंग अपना हल्का सा गले को साफ करते हुए कहता है, मिस्टर लैन। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी अपने फ़ोन से नजरें हटाकर विंग की तरफ देखता है। विंग को वहाँ देखकर वांग जी अपने हाथ में लगे वॉच की तरफ देखता है और कहता है, हम्म, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब हमारे निकलने का वक्त हो चुका है। ये बोलकर वांग जी अपना बैग लेकर मेंशन से बाहर निकल जाता है। वांग जी के पीछे विंग भी अपना बैग लेकर निकल जाता है। वो दोनों कार के पास आते हैं, अपना बैग रख देते हैं। वांग जी और विंग कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं। कार एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। विंग बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ रहा था क्योंकि उसे इस पर्सन से पैसे चाहिए, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर की इलाज हो सके। ये पर्सन हर वक्त उसके नीचा दिखाता है, लेकिन फिर भी ग्रैंडमदर विंग अपने ग्रैंडमदर के लिए सह रहा था। फाइनली वो दोनों अपने प्राइवेट जेट में थे। विंग अपने लाइफ में पहली बार ये सब देख रहा था। वो इधर उधर अपनी नज़रों को घुमाकर अच्छे से देख रहा था। जब वांगजी देखता है विंग बड़े ही ध्यान से अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा है, तो वांगजी विंग से कहता है, क्या तुम पहली बार प्लेन में बैठे हो? वैसे भी ये सब रियल है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। ये बोलकर वांगजी अपनी नज़रों को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। वांगजी बात बात पर विंग को नीचा दिखा रहा था, उसे बुरा फील करवा रहा था। वांगजी के इतने कठोर शब्द विंग को बुरा फील करवा रहा था, लेकिन फिर भी विंग चुप रहता है। कुछ देर बाद एक एयर होस्टेस आती है। मिस्टर लैन, आपका मीटिंग रेडी हो चुकी है। वो एयर होस्टेस एक बीटा थी। वो बार बार विंग की खूबसूरती को एडमायर कर रही थी। वो भले ही एक बीटा थी, लेकिन वो विंग की खूबसूरती में खो चुकी थी।
ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी गुस्से से उस एयर होस्ट वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी गुस्से से विंग को पकड़ लेता है। वो गुस्से से कहता है, तुम्हारी ये हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। तुम लोगों को सेड्यूस करना बंद करो। मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए खरीदा है। तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं देख सकते। विंग वांग जी की बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मैंने कुछ नहीं किया। और क्या फ़र्क पड़ता है? उसने मेरे तरफ देख भी लिया तो मैं देखने में खूबसूरत हूँ। मेरी खूबसूरती किसे पसंद नहीं आएगी। मैंने उसे सेड्यूस नहीं किया। ये बोलकर विंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है, जो देखकर वांग जी इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे सब पता है तुम लोगों को सेड्यूस कैसे करते हो और मेरे सामने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही चलता है, लोगों को सेटिस्फाई कैसे करना है। क्या मैं तुम्हारे लिए कम पड़ गया जो तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे पर्सन को सेड्यूस करने लगे हो। वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा सोचने के ड्रामा करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आपको पता है मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किसके साथ किया है? ये बोलते हुए विंग की फेशियल एक्सप्रेशन ऐसी थी जैसे वो सच बोल रहा हो। विंग की बात सुनकर वांग जी की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। विंग को सोचते हुए वांग जी को सेड्यूस नज़रों से देखते हुए उसके गले में अपने दोनों बाहों को एक दूसरे से जोड़ लेता है। मिस्टर लैन, मैंने बहुत लोगों के साथ एंजॉय किया है, जिनमें से एक आप भी हो। विंग की बात सुनकर वांग जी को 1 सेकंड के लिए इतना गुस्सा आ जाता है, वो अपना कंट्रोल खो देता है। वांग जी गुस्से से विंग को वहीं गिरा देता है। वो विंग के कॉलर को पकड़ते हुए उठाता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए एक जोरदार स्लैप मारता है, जिससे विंग फिर से वहीं गिर जाता है। वांग जी की इस हरकत से विंग शॉक हो चुका था। एक पल के लिए उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वांग जी की इस हरकत से विंग के दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी वो अपने पेन को वांग जी के सामने नहीं दिखाता। वो वांग जी के सामने स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, मिस्टर लैन, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हो। मुझे नहीं पता था आप मेरी बातों को इतना सीरियसली लोगे। आप शायद भूल रहे हो, मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ। आपने मुझे डिवोर्स दे दिया है। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ झुक जाता है और उसके नेक को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता तुम एक घटिया ओमेगा हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। वो तो मैं अपने मॉम डैड के कहने पर तुमसे शादी किया था। मेरे मॉम डैड मुझे फोर्स नहीं करते तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। तुम किसी के हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो। तुम एक रखैल बनने के भी लायक नहीं हो। मुझे नहीं पता था तुम एक रखैल हो और मैं उसी को अपना नाम दे रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग को अपने हार्ट में पेन महसूस हो रहा था। वांग जी की बातें उसके दिल में चुभ रहे थे। वो इस वक्त ऐसा फील कर रहा था जैसे वो मर चुका हो। लेकिन फिर भी विंग अपने स्माइल को खत्म नहीं होने देता। वो स्माइल करते हुए वांग जी के आंखों में देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, अब आपको रिग्रेट हो रही है। अब आपको मुझसे घिन आ रही है। आपको मुझसे शादी करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन
मुझे हर नाइट वो सब करके मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मिस्टर लैन, आपने भी दिखा दिया कि आप उन्हीं मैंस में से हैं जो अपने ओमेगा के होते हुए दूसरे के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने जाते हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग के नेक को छोड़ देता है और उसे वापस से सीट पर गिरा देता है और वो खुद खड़ा हो जाता है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे सच में तुमसे गंदा फील हो रहा है। ये भूलकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी विंग वांगजी को रोकते हुए कहता है, मिस्टर लैन, अब आपको मुझसे घिन आ रही है, फिर भी आप मुझे अपने साथ लेकर आए। विंग की बात सुनकर वांगजी विंग को कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रहा है। विंग जैसा हजारों ओमेगास वांगजी के आगे पीछे घूमते हैं। वो चाहे तो चाइना की किसी भी फीमेल ओमेगा या फिर मेल ओमेगा के साथ एंजॉय कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने विंग को ही क्यों चुना? आखिर उसे विंग ही इन सब चीज़ों के लिए क्यों चाहिए? आखिर वो क्यों विंग को अपने साथ रखना चाहता है? क्या इसलिए वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, या फिर कोई और वजह है? ये सोचकर वांगजी पलटकर विंग के पास आता है। वो विंग के बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लेता है और वो विंग को पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वांगजी विंग को फोर्सफुली किस कर रहा था। विंग एक पल के लिए वांगजी के इस हरकत से समझ ही नहीं पाया। वो इसके लिए अभी रेडी नहीं था, लेकिन विंग भी अग्रेसिव होकर वांगजी को किस करने लगता है। विंग को ना जाने कितने पर्सन ने टच किया होगा। ये चीज़ वांगजी को इतना अंदर तक जेलस फील करवा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसे इन सब बातों को सोचकर जेलस फील क्यों कर रहा है। ये सोचकर वांगजी विंग के कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और उसके भी कपड़ों को उतार कर फेंक देता है। वो वांगजी का प्राइवेट जेट था। जब तक वांगजी किसी को अंदर आने को ना कहे, तब तक वांगजी के बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता। कुछ ही देर में वांगजी विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। वांगजी इंटीमेट होते हुए विंग से कहता है, यू आर बिच, आई हेट यू, आई हेट यू। वांगजी की मौत से ये सब सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये शब्द वांगजी बार बार कह रहा था। वांगजी अपना सारा गुस्सा विंग पर जाहिर कर रहा था और विंग बर्दाश्त कर रहा था। विंग वांगजी के कहे हुए बातों पर इस कदर अंदर से तोड़ रहे थे। विंग की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल रहे थे। वहीं वांगजी विंग को आंखों के आंसू नहीं देख पा रहा था। वांगजी वो सब फोर्सफुली कर रहा था, इसलिए शायद उसे विंग का रोना नहीं दिखा। विंग को इस वक्त अपनी बॉडी में पेन हो रही थी। वो जानबूझकर वांगजी के सामने वो सब बातें कह रहा था जो वांगजी विंग के मुंह से नहीं सुनना चाहता था। जबकि सच बात तो ये थी, वांगजी के अलावा उसने कभी किसी दूसरे पर्सन को देखा तक नहीं। उसने कभी खुद को किसी दूसरे को टच नहीं करने दिया। विंग ने जो कुछ भी किया था वांगजी के साथ किया था, क्योंकि विंग शुरू से ही वांगजी से प्यार करता था। डिवोर्स होने के बाद भी विंग के दिल से वांगजी के लिए प्यार कम नहीं हुआ। विंग हर वक्त वांगजी को अपने ड्रीम में इमेजिन करता था। वो जानता था जब वो रियलिटी में होगा तो शायद वांगजी उसका नहीं होगा। विंग के दिमाग में वांगजी हर वक्त रहता था। विंग के दिमाग में
वांगजी के अलावा कोई और मैन कभी नहीं आया और ना ही कोई दूसरा पर्सन। वो वांगजी से दूर होने के बाद भी वो वांगजी से प्यार करता था। उसने जो कुछ भी किया वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए किया, क्योंकि अपने ग्रैंड मदर को खोना नहीं चाहता था। विंग ये सब सोचकर भूल जाता था कि उसके साथ जो पर्सन ये सब कर रहा है उसका अपना प्यार है। ये सब सोचकर विंग को अच्छा महसूस हो रही थी। विंग के फीलिंग के बारे में वांगजी को कुछ भी पता नहीं था। वो हर बातों से अनजान था। वांगजी विंग के पूरे बॉडी पर बाइट कर रहा था। वो ऐसे बाइट कर रहा था जैसे विंग के बॉडी पर किसी और का टच मिटाना चाहता हो। वो विंग के बॉडी पर सिर्फ अपना हक जताना चाहता था। इसलिए वांगजी बड़े ही बेरहमी से विंग को बाइट कर रहा था। वहीं विंग पूरे बेशर्मी के साथ वांगजी का साथ दे रहा था। वो वांगजी को ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था। फाइनली फ्लाइट लैंड होने की टाइम आ चुकी थी। फ्लाइट लैंड हो जाती है। ये देखकर वांगजी विंग को छोड़ देता है और वो अपनी कपड़े दोबारा से पहन लेता है। वांगजी की छोड़ने के बाद विंग उठकर बैठ जाता है। उसके अपने नीचे बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को इग्नोर करता है। वो जल्दी से अपने कपड़े को पहनता है क्योंकि फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। अब उन दोनों को बाहर निकलना था। विंग अच्छे से रेडी होने के बाद वांगजी के साथ फ्लाइट प्राइवेट जेट से बाहर निकल जाता है। विंग को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए विंग अपने बैग से पेन की मेडिसिन ले लेता है। जब वांगजी ये देखता है तो विंग से पूछता है, तुमने ये अभी कौन सी मेडिसिन लिया? विंग उन मेडिसिन को छुपाते हुए कहता है, मिस्टर लैंग, आप इतने भी इनोसेंट नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए मैं कैसा मेडिसिन ले रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आपका नाजायज़ बेबी मेरी स्टमक में आए। आई एम श्योर कि आप भी नहीं चाहते कि हमारा कोई नाजायज़ बच्चा हो, राइट मिस्टर लैंग? इसलिए मुझे ये मेडिसिन लेनी पड़ रही है। वैसे भी हम अपने कस्टमर को प्रोटेक्शन यूज करने से नहीं रोकते। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे साथ अच्छे से एंजॉय कर सके। विंग की बात सुनकर वांगजी स्पीचलेस हो जाता है। वांगजी अपने ख्यालों में खो जाता है। क्या ये सभी पर्सन के साथ इंटीमेट होने के बाद मेडिसिन लेता है? आखिर इसने कितनी बार मेडिसिन लिया होगा ताकि ये प्रेग्नेंट ना हो सके? आखिर इसने कितनी बार ये सब किया है? आखिर इसने उन सभी के साथ ऐसा ही किया है जो ये मेरे साथ कर रहा है? ये इतनी सारी मेडिसिन ले रहा है, इससे इतनी अपनी बॉडी को तकलीफ में डाल रहा है। इसे अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी वांगजी अपने बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आता है। वांगजी विंग से अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है क्योंकि वो इस वक्त विंग को देखना नहीं चाहता था। अब विंग अपने मेडिसिन को वापस से अपने बैग में रख देता है और वांगजी के पीछे चलने लगता है। तो चलिए गाइस मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आज की स्टोरी आप सभी को